नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसई यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एकमात्र शो है टेलीविजन का जिसमें आप देखते हैं आंकड़ों के नजरिए से क्या कह रही है देश की जनता। ये समझने के लिए आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में क्या हुआ। ये तो आप लोग अब तक जान ही गए होंगे कि नीतीश बाबू एक बार फिर से अपनी जगह पलट कर वापस एनडीए में आ गए हैं, लेकिन इसका असर क्या होगा लोकसभा चुनाव में, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब समझने के लिए आपको बिहार में हावी कास्ट पॉलिटिक्स यानी जातिवाद की राजनीति को समझना होगा। हम आपको अब बताएंगे कि इससे पहले के नतीजे अब तक क्या कुछ कहते रहे हैं। लोकसभा चुनाव करीब है, अब महज 90 या 95 दिन ही बचे हैं। ऐसे में इस फैसले का क्या असर होगा बिहार की पॉलिटिक्स पर, इस पर चर्चा करेंगे। शहजाद पूनावाला जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे, अतुल लौडे पाटिल साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू का पक्ष रखेंगे, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं, नवल किशोर जी आरजेडी का पक्ष रखेंगे। दो खास मेहमान शशि शेखर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, और संजय कुमार जी जिनसे हमने, जो कि को डायरेक्टर है सीएसडीएस के और जिन्होंने बहुत सारा डेटा आज हमें दिया है जो आप अब देखने वाले हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं लोकसभा के नतीजे 2004 से क्या कह रहे हैं। जी हां, नतीजे भी बहुत बार कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिसकी वजह से पार्टियां उसी ट्रेंड को रिपीट करना चाहती हैं। तो क्या कहता है 2014 का लोकसभा चुनाव। सबसे पहले देखिए, एनडीए में तब जेडीयू नहीं था। 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के नाम पर नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो गए थे और त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था क्योंकि महागठबंधन के हिस्से में भी वो नहीं थे। यानी बीजेपी एनडीए एक तरफ, जेडीयू एक तरफ, महागठबंधन जिसमें उस वक्त आरजेडी, कांग्रेस और एनसीपी शामिल थे वो एक तरफ। तो सबसे पहले एनडीए का आपके पास दिखा देते हैं। सीटें आई थी 22 लोकसभा की, और एलजेपी को आई थी 6 सीटें और आई थी आरएलएसपी को 3 सीटें, वर्सेस जेडीयू को कितना आया था। जेडीयू अलग चुनाव लड़ रही थी, सिर्फ 2 सीट। महागठबंधन में आरजेडी को 4, कांग्रेस को 2, एनसीपी को 1। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि लोकसभा सीटों में 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अपने कार्यकाल को आगे ले जाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे और बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई थी 303 सीटों के साथ, तब बिहार ने कितना दिया था। सीटें घटी थी बीजेपी की। इस बार एनडीए का हिस्सा थे जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव में लड़ी थी, इसीलिए बीजेपी की सीटें घटी लेकिन गठबंधन की बढ़ी। 17 बीजेपी को, जेडीयू को 16, एलजेपी बरकरार रही 6 के साथ, और आरजेडी का खाता तक नहीं खुला। यानी बीजेपी और जेडीयू जब साथ आए 2019 में तो खाता तक नहीं खुला था। लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का। कांग्रेस को 1 सीट आई थी। शायद यही डुप्लीकेट करने के लिए इस बार कोशिश हो रही है और इसीलिए बीजेपी भी खुली बाहों से नीतीश बाबू का पुनः स्वागत कर रही है। और यहां पर देखिए फिर से वो चुनाव लड़। बिहार में किसको कितना वोट शेयर जल्दी से आपको बता देते हैं। 14 में बीजेपी को 29% था, एलजेपी को 6.5%, आरएलएसपी को 0.12%, जेडीयू अलग लड़ी थी 16%, महागठबंधन को 20%, जिसमें आरजेडी को 20% वोट मिले थे और कांग्रेस को 9%, एनसीपी को 1%। अब 19 पे आ जाइए, जब आरजेडी को एक भी सीट नहीं आई थी तब भी 16% उन्हें वोट मिले थे, कांग्रेस को 8%, लेकिन बीजेपी 24%, जेडीयू 22%। यानी आप देख रहे हैं कि एनडीए कितना स्ट्रांग दिखा था, कितना मजबूत साबित हुआ था। एलजेपी को 8%। बिहार में कौन सी जाति, जिस कास्ट पॉलिटिक्स की मैंने बात की थी, अब आपको बताते हैं कि आखिर जाति का ये खेल बिहार की राजनीति में क्या खेल करता है और क्यों ये हावी रहता है। दुर्भाग्यपूर्ण आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता आया है। तो हम आपको बता देते हैं अगड़ों का, अगर आप देखेंगे 2000, ये हम आरजेडी प्लस का आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ट्रैकर आरजेडी प्लस में देखिए अगड़ों का, अगर आप देखते हैं जो कुल वोट शेयर है 44%, 25 है 2009 में, घट रहा है, फिर 14 में जाकर 29 पे पहुंचता है आरजेडी प्लस का, और 2019 में 30.61%। इसमें से अगड़े देखिए कैसे फिसलते जाते हैं। आरजेडी प्लस से 25 से 10 पर, 10 से 2014 में 6 पर, और फिर 8% 2019 में। ओबीसी 50%, 44% 2009 में, 49 लगभग आधा 2014 में। मेजर कंसोलिडेशन हुआ था उस वक्त ओबीसी का आरजेडी के पक्ष में, और इधर 41% आप देख रहे हैं 2019 में। अति पिछड़े जो हैं ईबीसी देखिए 38% 2004 में, उसके बाद से 2009 पर आई है तो 14, ये भी खिसकते चले जाते हैं 10%।
यही वो पॉलिटिक्स है जो नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बना गया, क्योंकि उन्होंने जो ईबीसी की पॉलिटिक्स वहां पर की वो उनको बहुत फायदा दे गया। 14% पर वो फिसल जाते हैं आरजेडी प्लस। अब दलित पे देख लीजिए 44% से यहां पर भी घटता जाता है आरजेडी प्लस का। 44 जो 2004 में मिला था उन्हें वहां से, और 2004 में याद रखिए यूपीए की सरकार बनी थी। इधर देखिए 29%, फिर 11%, फिर 5%। मुस्लिम वोट इसमें जबरदस्त इजाफा 2009 में एक बार जरूर गिरा, लेकिन उसके बाद से देखिए 74 से सीधा अंत आते आते 2019 में 80% मुस्लिम वोट गया है आरजेडी को। अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं अगला जो है एनडीए का। एनडीए में कुल वोट शेयर के साथ अगर आप शुरुआत करेंगे, ये ट्रैकर मेरे साथ देख लीजिए, 36, फिर 37%, फिर 38 पे पहुंचते हैं और फिर 53% 2019 में जब एक साथ आई बीजेपी और जेडीयू। तो देखिए क्या उस वक्त हाल रहा था। और ये ओबीसी उसके बाद से हम आपको अगड़े का दिखाते हैं, 63%, 60%, 77%, 67%। तो बाय एंड लार्ज जो अगड़े हैं वो रहे हैं एनडीए के साथ। उसके बाद ओबीसी पर आइए 38 से 32, 21, 42 ईबीसी। लेकिन देखिए कैसे जबरदस्त इजाफा होता है 2019 आते आते। जो 36 से शुरू हुआ था आंकड़ा एनडीए का 2004 में, वो 75% पर पहुंच गया 2019 में। 2019 में आपको फिर से याद दिला दें, बीजेपी और जेडीयू एक साथ थी। यही वो आंकड़ा है जो बीजेपी को मजबूर करता है कि वो जेडीयू को के साथ दोबारा नीतीश कुमार को स्वीकार करके आगे बढ़े। और दलितों में भी आप ऐसे ही देख रहे हैं, 30% से जो 2004 में कहानी शुरू हुई थी वो 80% पर पहुंच जाता है 2019 में। इसी में इस समय भी आप देखें तो जो जिनको कहा जाता है कि दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तमाम अन्य पार्टियां एनडीए में साथ हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि चाहे वो एलजेपी हो, कुशवाहा साहब की पार्टी हो, मांझी की पार्टी हो, एचएम, ये सब उनके साथ हैं। मुस्लिम में अगर आप देख लें तो इनका तो मामला वहां पर ऐसे ही है, 8%, 9%, 2%, 6%, जिसको कहते हैं चुटकी भर में सिमट जाता है पूरा मामला इनका, पूरी कहानी। अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं जेडीयू की पूरी कहानी क्या है। कुल वोट शेयर 15%। ये 2014 की हम आपको बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तब ये अलग लड़े थे, ना महागठबंधन में गए ना बीजेपी के साथ गए। पीएम नरेंद्र मोदी पीएम का उम्मीदवार बना दिए गए थे, इसलिए इसी बात से नाराज होकर जेडीयू अलग लड़ी थी। और देखिए उनका वोट शेयर क्या था, 8% अगड़ों में, 14%, ओबीसी में 18%, ईबीसी में 20%, दलित में, मुस्लिम में 22%। सब जगह पिछड़े रह गए थे और इसीलिए नीतीश कुमार को भी सूट करता है कि वो एनडीए के साथ मिलकर वो चुनावी मैदान में उतरे। अब कांग्रेस का नंबर बताकर हम अपनी बहस की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस आपको बता दें 2009 में जब यूपीए की सरकार बनी थी, कुल वोट शेयर हम आपको बता रहे हैं 10.5%। उसके बाद अगड़े देखिए 9%, 4% ओबीसी, ईबीसी 8%, दलित 5%, मुस्लिम 29%। तो ये है आंकड़ों की कहानी पूरी, आंकड़ों की जुबानी पूरी कहानी। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी से ही बताते हैं। शहजाद पूनावाला जी, ये जो ईबीसी, जो अति पिछड़े और दलितों का वोट है, यही आपकी सबसे बड़ी मजबूरी बनी, जिसकी वजह से आपने कई बार आपके साथ बेवफाई करने वाले नीतीश कुमार को फिर से गले लगा लिया है। कई सारे आप ही लोगों के प्रशंसक बड़े नाराज हैं कि बीजेपी को तो अकेले लड़ना चाहिए था, हिम्मत तो दिखाते। सबसे पहले अंजना जी, जिस प्रकार से हम लोग राजनीतिक विश्लेषण करते समय हिंदू समाज को अलग अलग जातियों में बांटते हैं, तो मेरा एक पसमानदा मुस्लिम होने के नाते आपसे केवल एक सुझाव है, उसको आप स्वीकार सकती हैं, नकार सकती हैं, कि वैसे तो यहाँ पर भी अंसारी, कुरैशी और जुलाहा, घोसी, अशराफ, अजलाफ, सैयद, ये सारी जातियां ही हैं लगभग। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वर्ग का भी जब विश्लेषण किया जाए किसी के भी द्वारा, सीएसडीएस हो या और कोई भी सर्वे एजेंसी हो, तो मुस्लिम समाज में भी जो जातिगत और वर्ग वाइज जो डिफरेंसेस है उसको भी एक प्रकार से प्रतिबिंबित करना चाहिए। अन्यथा ऐसा लगेगा कि हम जैसे पसमानदाओं की जो 85% है, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। अब दूसरी बात यह है, देखिए पिछड़े अति पिछड़े, अंजना जी, इस देश में पहला प्रधानमंत्री जो पिछड़े समाज से आते हुए अपने टेन्योर को कंप्लीट करता है, मार्क माय वर्ड्स, वो है नरेंद्र मोदी।
सबसे ज्यादा ओबीसी समाज से आने वाले एमपीज 85 भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के 40%, सबसे ज्यादा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। और यहीं तक नहीं, बल्कि जैसे राम जी की कहानी शबरी के बिना अधूरी होती है, तो राम काज का जो काम राष्ट्र काज का जो काम चल रहा है, गरीब काज के बिना अधूरा था। तो कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न देना था। और दूसरी ओर कौन है? दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने मंडल आयोग पर विलंब किया, मंडल आयोग को कभी स्वीकार्यता नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने। नेहरू जी ने पहली बार कास्ट सेंसस को बंद करवाया था, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन आयोग और फिर राजीव गांधी जी ने किया। और राजीव गांधी का तो बयान है पार्लियामेंट में कि मंडल से तो देश का विभाजन हो जाएगा। और जिन लोगों ने ओबीसी जातियों को, क्या कहा रेवंत रेड्डी ने कि ये आप ही के मंच पे कहा कि ये तो किस प्रकार के लोग हैं, इनका डीएनए जो है कमतर है। जिस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की गई ओबीसी समाज के लिए, तो मुझे लगता है कि आज तो स्थिति ये हो चुकी है कि कांग्रेस से पूछा जाए कि अब नए नए सुर क्यों गा रहे। अखिलेश जी ने भी तो बताया कि ये एक्सरे करने जो निकले हैं, सबका नाम ले लिया, नीतीश बाबू का नाम नहीं ले रहे आप। जहां तक हमारा सवाल, सबका नाम ले लिया, शबरी जी के बारे में बता दिया, रामायण समझा दिया, पसमानदा बता दिया, अखिलेश बता दिया, कांग्रेस बता दिया, नीतीश बाबू पे कुछ 2 लाइनें। पहले वाली मैं उससे वही पर आ रहा था कि देखिए, ऐसा है कि घर वापसी कोई करना चाहता है तो हमने तो कभी नहीं रोका। मैंडेट 2020 में तो एनडीए का मैंडेट था, आज मैंडेट का सम्मान हुआ है। 2019 में महाराष्ट्र में मैंडेट भाजपा शिवसेना का था, उसका सम्मान हुआ है। जिन लोगों ने तात्कालिक रूप से ही सही, अगर वो अपनी थोड़ी सी मैंडेट से अलग हटकर गए हैं, तो उन्होंने स्वीकारा है कि उनसे गलती हुई और वो वापस आ चुके हैं, तो हम उनका स्वागत ही करते हैं। घर वापसी में किसी के भी समस्या नहीं है। शशि शेखर जी कुछ कह रहे हैं, तो ये हिंदू हृदय ही इतना विशाल है, घर वापसी के लिए हमेशा खुला होता है। शहजाद, आप गलती शब्द को सोच समझ कर बोल रहे हैं। गलती हो गई थी, नीतीश जी से गलती हो गई थी। ऐसा है कि मैंने तो आपके जैसे बुद्धिजीवियों का अक्सर जो एक विश्लेषण होता है उसको परिभाषित करते हुए इस्तेमाल किया। ये मेरे शब्द थोड़ी है, मैं तो आप ही की जो भाषा होती है ऐसे टॉकिंग हेड्स की कि नीतीश बाबू से घोर गलती हो गई, इसलिए वो समझकर सामने आ गए वापस, तो मैंने उनके विश्लेषण का इस्तेमाल किया है। ये मेरे शब्द नहीं है, आप इसको मेरे शब्द मत समझिए। आरजेडी नवल किशोर जी, आप लोग किस हाल में रह गए हैं? जब दोनों पिछली बार एक साथ आए थे तो आपका खाता नहीं खुला था बिहार में। कौन ये कल्पना कर सकता था कि लालू प्रसाद यादव का इस तरह से सफाया हो सकता है अगर बीजेपी और जेडीयू एक साथ हो जाए? नहीं, देखिए, सफाया तो नहीं कह सकते हैं, ये जरूर कह सकते हैं कि जो जितने सीट पे हम लोग लड़े दूसरे पोजीशन पे रहे और मत प्रतिशत में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। जहां तक हमारे बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद भाई बोल रहे थे, बड़ा जबरदस्त लग रहा था। उधर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश में कोई जाति ही नहीं है, जातीय जनगणना से इतना प्रभावित हुए कि वो कहे कि जाति तो है ही नहीं, जाति केवल 4 है, महिला है, युवा है, किसान है और गरीब है। तो अब ये सोचें कि जाति का जो इस्तेमाल करते हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं कि ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं, हमारे मंत्रिमंडल में ओबीसी हैं, सांसद ओबीसी हैं। ये जो दोहरा चरित्र है, बिहार सबसे पहले उसको पकड़ा है और उसका जवाब भी दिया। जब उनको पकड़ा है, जवाब दिया है। आप याद कीजिएगा, अभी बोल रहे थे कि नीतीश जी चलेगा। अरे 2017 में जब नीतीश जी आपके पास गए थे, उस समय क्या हुआ था? उसके लिए तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई थी, हमको भुलवा दिया था, इसीलिए चले गए थे। लेकिन सबसे अच्छा ये लगा कि अब आप जाति के टर्म में बात करते हैं और उम्मीद है बिहार की जनता को और देश की जनता को कि आप जातीय जनगणना देश स्तर पे कराएंगे। उसमें भी दोहरा चरित्र दिखा। बिहार में आपने यस बोला और देश में नो बोला। ऐसा पार्टी का ही होता है। नवल जी, कास्ट सेंसस तो फ्लॉप कार्ड साबित हो रहा है। 5 राज्यों के चुनाव तो यही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इससे पूछिए, अपने मैनिफेस्टो में डाला था, कोई फायदा नहीं मिला उसका, ना एमपी में ना राजस्थान में। नहीं, जो वोट वहां पे मिला है वो किस चीज पे मिला है? जितना वोट उनको मिला, अगर आप पूरा वोट दिखेगा 5 राज्य का, तो उसमें कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला है। तेलंगाना जोड़ने पर ना, एमपी राजस्थान की बात कीजिए, किसकी सरकार बन रही है? अरे इतने भोले मत बनिए, बताइए ना, फ्लॉप कार्ड हो गया कास्ट सेंसस, क्या कीजिएगा? देखिए, इस देश में जाति सच्चाई है और उस चीज को अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि हमें विचार करना चाहिए आपको। जाति का इस्तेमाल चुनाव में होता है या नहीं, एक अलग बात है, लेकिन जाति है या नहीं, इसमें तो कोई सवाल नहीं है। खुद ही स्वीकार रहे, इससे अच्छी स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती। नवल जी, आपकी साफगोई और ईमानदारी की तो आज मैं दाद दूंगी। आपने खुद ही मान लिया राजनीतिक इस्तेमाल का सवाल। लेकिन एक सेकंड शहजाद जी रुक जाइए, क्योंकि अब सब लोग ध्यान से दिल थाम कर बैठिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी की वाणी को आज सुनना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार विचार मंच
में भूल सुधार की जो जगह बनी है उस पर सत्यप्रकाश जी थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्योंकि अब नीतीश बाबू इधर आ गए हैं। क्या लोकसभा चुनाव के, क्योंकि हम लोग नंबर्स दिखा रहे थे, बीजेपी के साथ मिलकर उनकी खुद की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, इसीलिए इधर आ गए। नहीं, इतिहास ये भी रहा है कि जब वो भाजपा के साथ पहली बार आए तो भाजपा की भी परफॉर्मेंस अच्छी हुई। जो अछूत पार्टी देश में मानी जाती थी उसके साथ बहुत सारे सेक्युलर दल जुड़े। सबसे पहली सेक्युलर पार्टी समता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ 97 में जुड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा में बहुत कम सीटों पर रहती थी। समता पार्टी के साथ आने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें भाजपा भी आगे बढ़ी और समता पार्टी भी आगे बढ़ी। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ काम करते हुए आगे बढ़ी हैं। आपने बहुत सारे मोदी जी पर आपके मौजूदा विचार क्या हैं? प्रधानमंत्री पर अच्छे नेता हैं? नहीं, गठबंधन के हमारे नेता हैं और उस पर जो एक नॉर्मल सा विचार है नीतीश जी का, वो मेरा भी विचार है। इसमें क्या दो राय क्या है? अगर हम किसी गठबंधन में किसी नेतृत्व के साथ खड़े हैं तो उसमें दो राय नहीं हो सकती। स्पष्ट मत है इस मामले में कि जिस तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में समर्थन देकर स्वीकार किया, हम केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। यह स्पष्ट मत है। ये 36 देखिए, 36 से 75 पर पहुंचना उनको मतलब बड़ा भाई मानकर अब आप चल रहे हैं। ये बड़ा छोटा भाई का सवाल नहीं है, सवाल है कि गठबंधन के दो महान नेता हैं और दोनों एक साथ एक मंच पर खड़े होकर के गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे। इसी चुनाव में ये दिन भी आप लोगों ने दिखला दिया कि आप दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं तो आपके शब्द रुकते नहीं थे। अनुराग जी जल्दी आपके पास आते हुए, कांग्रेस देखिए बिहार में थोड़ा सा छोटा प्लेयर है अतुल जी, इसलिए इसके बाद मैं आपके पास आऊं। देखिए मजेदार बात है कि अब देखो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू भी पीडीए की बात करने लगी, जिसकी हम बात कर रहे थे और हमने ये पीडीए की बात शुरू की थी, तभी जाके केंद्र सरकार भी जगी। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो पिछड़े हमारे अगड़े हैं, जो आदि अब बीच मत रोकिए ना, अरे भाई बीच में अरे रुकिए ना, अरे एक बार रुकिए ना, अरे भाई अब आप आ गए उस बीजेपी कैरेक्टर में, प्रो बीजेपी कैरेक्टर में आ गए। अभी तो गए ही हो, थोड़ा कितनी जल्दी अपना रहे हो, थोड़ा आस्ते आस्ते अपनाओ। मैं कह रहा था कि हमने पीडीए की बात की, मतलब पिछड़ा, दलित, अगड़े में भी वो जो पिछले अगड़े हैं, उसके बाद हमारी आधी आबादी, इस पे हम काम कर रहे थे। देखो सरकार की समझ में आया, उन्होंने तुरंत हमारे जो सम्मानित कर्पूरी ठाकुर जी है उनको भारत रत्न दे दिया। आज भारतीय जनता पार्टी कास्ट की बात करने लगी, पता क्या? क्योंकि पीडीए आंदोलन मजबूत हो चुका है। इस बात को ये भी जान गए हैं कि जब तक आप पिछड़ों की और सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, आप आगे आप राजनीति नहीं कर सकते। इसलिए जब पहले मंच पे कहते हैं कि 4 जातियां हैं और यहां आते ही मुसलमानों में भी जातियां खोजने लगे, हमारी तो जातियां गिनाए रहे थे, अब वो कहते हैं कि हम भी पसमंदा मुसलमान की जातियां खोजने लगे। तो आप कह दो ना कि आप जातिवाद की राजनीति करते हो, आप कहो आप धर्म जातिवाद की राजनीति करते हो, आप विकास की राजनीति नहीं करते, ये अनाउंस कर दो यहां पे खड़े होके। फिर आप क्यों इतना मुखौटा पहन के खड़े होते हो मंच पे, सब लोग की अच्छी बातें करते हो, और जब डिबेट में आओगे तो फिर जब वोट मांगने होगा तो आ जाओगे आप वही धर्म और जाति की राजनीति पे। हम समाजवादी लोग धर्म और जाति की राजनीति करते, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आपको मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और मान रहे हो आप, आज आप जेडीयू को क्यों अपने साथ लेके आए? क्योंकि आपको एहसास हो गया था कि आपकी हार निश्चित है, और आप तो कह रहे थे हम 40 सीट अकेले जीतने वाले हैं। अब इसके मतलब आप डर गए, आपको पता चला कि आप कहीं नहीं जीत रहे हो, इसलिए आप इस तरह का जोड़ तोड़ने लग गए। नीतीश बाबू इधर से उधर गए हैं, राजनीतिक चुटकुले हर कोई मान रहा है, और समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, ये इन्होंने भी बोल दिया है। लेकिन अतुल जी हम विकास क्या ये डर सता रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के साथ आने से आप लोग फिर वही 2-1 पर सिमट जाएंगे लोकसभा चुनाव में बिहार में? देखिए, जाति का कैलकुलेशन आपने बता दिया, सहलूत की राजनीति जो है वो बीजेपी किस तरह से करती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो शहजाद ने भी दे दिया। कहां कहां जाति ढूंढने लग गए, इतना गरीब पसमंदा तो मैंने देखा ही नहीं। शहजाद मेरा भाई है, मैं देवपूना में कहाँ रहते हैं, कौन से बहुत बड़ी कौन से सोसाइटी में रहते हैं मुझे पता है, इतना गरीब पसमंदा मैंने तो कभी देखा नहीं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि राजनीति में आपने एक आंकड़ा नहीं बताया बिहार की कि नीतीश कुमार जी 43 पर क्यों आए। वो धीरे धीरे विधानसभा में तो गिरते गए ना। आपने 5 चुनाव की बात की, 5 चुनाव में कांग्रेस को अगर आप बात करोगे तो छत्तीसगढ़ में 4% का अंतर है, राजस्थान में 3% का अंतर है, मध्य प्रदेश में थोड़ा 6% का अंतर है, और तेलंगाना में जो है हमारे और उनके बीच में करीब उनको 13% है और हमको 40% है। तो ये करीब 27% का अंतर है, इसलिए वोट जो है वो ज्यादा दिखते हैं। आपने 2019 में बात की, 2019 में पुलवामा फैक्टर था। इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने सहलूत की राजनीति की है, कभी कब्रिस्तान कभी शमशान की राजनीति की है, कभी लोगों को कपड़े से पहचान लेते हैं, और कभी ये कहते हैं कि पुलवामा नहीं बोले, पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर आपका पहला वोट जाना चाहिए, ये कहा है। और आज कहते हैं कि किसान, गरीब, युवा, इस तरह की जो है वो डिवीजन करते हैं। तो वो
वो भागने की कोई नहीं, 1 मिनट अंजना जी, सिर्फ 10 सेकंड जी, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं इस देश की रियलिटी से कि 70 साल के बाद अगर हम जातिगत जनगणना कर लेते हैं तो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, किसको कितना देना पड़ेगा, जात की बात नहीं है, वो तो रियलिटी है इस देश की। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन, सबका अधिकार जो है वो अधिकार की और सामाजिक न्याय की बात आती है तो इस देश के प्रधानमंत्री उसको बगल देकर अलग टाइप की राजनीति करते हैं। जब सहूलियत की बात आती है तो 80-20 की राजनीति कर देते हैं। जैसे जैसे उनका प्रचार जाता है, कमेंट से भी बहस में बहुत टाइम मिलेगा। एक सेकंड शहजाद जी, एक साथ जवाब दीजिएगा। पहले वो बदलते शशि जाते हैं शेखर तो जी, उनके पास कोई, ठीक है शशि शेखर जी, आप क्या कहते हैं, ये नंबर्स क्या बता रहे हैं? और ये जो गाड़ी फिर से दोस्ती हो गई है बीजेपी जेडीयू की बिहार में, ये क्यों है? इसकी वजह क्या थी? इसके जड़ में क्या था? उसके बाद से नंबर्स के हवाले से संजय जी बात करें। मुझे 3-4 बातें बिल्कुल साफ दिखती हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये एक ऐसा गठबंधन है जो कि अजेय दिखाई पड़ता है और इसके नंबर 1 होने में किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आंकड़ों के हिसाब से ही देखें तो एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जेडीयू के साथ जाने के बाद ऊपर बढ़ा है, जेडीयू का ग्राफ उतना नहीं बढ़ा जितना कि बढ़ना चाहिए था। तीसरी बात, इस चुनाव में पर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात अंजना, कि सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते हैं। आंकड़े बनते ही टूटने के लिए हैं और कभी कभी भ्रम मिटाने के लिए भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में इसकी परीक्षा जरूर होगी कि आखिर गठबंधनों का क्या मतलब है, नंबर 1। नंबर 2, क्या चुनाव सिर्फ राजनीति सिर्फ जाति पर होगा? नंबर 3, नेतृत्व। बिहार के कद्दावर नेता है नीतीश कुमार, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती। देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं, कोई दो राय नहीं हो सकती। अब इन दोनों का साथ मिलके क्या पुराने रिकॉर्ड को दोहराया जा सकेगा या कुछ ऐसी भी चीजें बीच में डेवलप हो गई हैं जो कि अनसीन है और उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है संजय जी, अब आपके पास आते हुए, लेकिन मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं तो सही कीजिएगा, कि बिहार एकमात्र राज्य है जहां पर मैथमेटिक्स कई बार केमिस्ट्री पर हावी हो जाता है। नीतीश कुमार और बीजेपी पिछले दिनों जैसे मुखर और धुर विरोधी दिखे, और इससे पहले भी हमने देखा था 14 में क्या कुछ नहीं बोला था नीतीश कुमार ने पीएम के लिए, लेकिन बाद में जब साथ आए तो मैथमेटिक्स जो कास्ट है, कास्ट इक्वेशन बिहार में हावी होता है। क्या इसी मजबूरी में दोनों एक साथ हुए हैं और क्या वही फायदा रिपीट हो सकता है 19 वाला? देखिए अंजना जी, आपने कहा कि बिहार में कास्ट अरिथमेटिक केमिस्ट्री पर हावी हो जाता है। चुनाव के जो आंकड़ों आपने पेश किए, चाहे चुनाव के नतीजे हों या जो अलग अलग जातियों का जिस तरह से गोलबंदी हुई, एक या तो एक पक्ष में या दूसरे पक्ष में, वो बहुत साफ दिखाता है कि जातीय गणित बिहार की राजनीति में हावी है और जो भी गठबंधन जातीय गणित को अपनी ओर साधने में सफल होगा, चुनाव में उसकी बढ़त होती है। रही बात कि इस बार ये नया गठबंधन क्यों बना, क्यों नीतीश कुमार एनडीए का पाला छोड़ करके एनडीए की तरफ जाते हैं, उन्होंने अपने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए। उन्होंने बहुत ही एक विचित्र सा एक्सप्लेनेशन दिया, कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन लग रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लगने के पीछे ये आंकड़े साफ थे कि अगर ये 3 जो बड़ी पार्टियां बिहार की राजनीति में, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, लगभग राजनीतिक माहौल को देखें तो आरजेडी और बीजेपी का एक साथ जाना ऑलमोस्ट असंभव है। हालांकि असंभव तो कुछ भी नहीं है राजनीति में, लेकिन अभी तक ऐसा दिखता है। तो इसी के लिए नीतीश कुमार को यह लग रहा था कि इंडिया गठबंधन के अगर साथ वो रहे तो जातीय गणित उनके तरफ तो होगा, लेकिन शायद फिर भी जो देश में माहौल बन रहा है, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, प्रधानमंत्री मोदी की छवि हो, या बीजेपी का जो के शासनकाल के बारे में जो लगातार उत्साह दिख रहा है, तो शायद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो। उन्होंने अपना पाला बदला, इंडिया छोड़कर एनडीए की तरफ गए और उनके जाते ही पूरा समीकरण बदल गया है बिहार की राजनीति में। और मुझे लगता है कि 2019 में जिस तरह का प्रदर्शन एनडीए ने किया, लगभग वैसा ही प्रदर्शन होता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। 39 आप रिपीट होता हुआ देख रहे हैं क्या 24 में? 24 में 39 रिपीट होगा या नहीं, एकदम एग्जैक्ट नंबर तो नहीं कह सकते, कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है लगा के कहें 39 ही आएंगे, लेकिन हाँ कोई बड़ा बदलाव मुझे दिखाई नहीं पड़ता। 2-3 सीटें नीचे ऊपर हो सकती हैं, ऊपर तो नहीं जा सकती, 2-3 सीटें शायद हार जाएं, लेकिन उसको मैं मानूंगा कि एक बड़ा प्रदर्शन होगा एनडीए का। भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी संजय जी, आपको लगता है? अब सीटों के बंटवारे का हमें इंतजार करना पड़ेगा, कितनी सीटें लड़ेंगे वो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। शहजाद जी, क्या आपको ये बात सताती नहीं है या डर कभी सताता नहीं है कि नीतीश कुमार जिस तरह से पाला बदल रहे हैं, मतलब बच्चे जैसे किताब पढ़ने के लिए पन्ना पलटते हैं, वैसे उनका दिल नहीं लगता तो वो सरकार बदल लेते हैं।
ऐसी स्थिति में आपको ये नहीं लगता है कि लोगों में भी एक होगा कि कैसे आदमी इन पर कितना विश्वास किया जाए? जो भी आप सीट शेयरिंग में उनको सीटें देंगे, कहीं वो हार गए तो आपका तो पूरा अरिथमेटिक बिगड़ जाएगा। अंजना जी, इस सवाल का जवाब पहले दे देता हूं, परंतु मुझे मेरा पूरा जवाब भी देने का अवसर दीजिएगा। अंजना जी, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं। कांग्रेस पार्टी पानी पी पी के कहती थी कि उद्धव ठाकरे के परिवार ने बाबरी गिराई है और ये घोर सांप्रदायिक है, दंगे करवाए मुंबई के। आज भी कांग्रेस पार्टी ने पिनराई विजयन को कावर्ड, सेडिस्ट और पता नहीं क्या क्या कहा है केरल में। आज भी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी बहन ममता दीदी को कहते हैं कि ये तो कैंसर ऑफ करप्शन है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। आज भी खैरा जी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को डिक्टेटोरियल कहा है और वो एक थी कांग्रेस कहते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम पलटता कौन है वो तो उसका उदाहरण आज भी दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो बच्चों की सौगंध खाकर कहते थे कि लालू के साथ, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, आज वो उनके साथ बैठे और उन्हीं की तरफ बर्ताव कर रहे हैं। अब एक टिप्पणी मुझ पर हुई। अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है पसमानदा पे आप बोलेंगे। कुछ सुना रहे हैं वो, अतुल जी कुछ सुनाने लगे। अतुल जी अपनी बारी में सुनाइएगा, उनको पूरा कर लेने दीजिए, आपको मौका मिलेगा इसके बाद। ठीक है, ठीक। देखिए ऐसा है, देखिए अभी अतुल जी ने कहा कि आप कहाँ के पसमानदा है। मैं इनको केवल बता दूं, हालांकि मुझ पर डिबेट नहीं है, पर मेरे पिताजी का असली सरनेम, मेरे परिवार का असली सरनेम जमादार है, जिनका काम संडास साफ करना होता था। मेरे पिताजी ने 14 वर्ष की उम्र में अपना काम शुरू किया तो उन्होंने अपना नाम भी बदला और कभी कोई आरक्षण का या किसी एक्शन का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। वो स्वयं अपने आप से बने और 40 वर्ष की उम्र में वो चल बसे। पर उसके बाद हम लोगों ने हमारे परिवार का मोर्चा संभाला। तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री के विषय में जो बात कही गई, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा, लाभार्थी की कोई जाति नहीं होती। पहले एक समय था कि पहले संसाधनों पर अधिकार मुस्लिम का होगा, पहले अधिकारों पर अधिकार MY फैक्टर का होगा। आज लाभार्थी चाहे शिल्पा हो चाहे सुल्ताना हो, दोनों को टॉयलेट मिलता है। आज मोहम्मद हो, मोहित हो, सभी को राशन मिलता है। तो यही सोच में अंतर है कि लाभार्थियों में हम भेदभाव नहीं करते, तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण, मतलब 100% संतुष्ट करना है। और आखिरी बात देखिए, इन्होंने कहा कि हम डर गए, डर की वजह से हमने सब कुछ कर लिया। मान्यवर अनुराग जी, आपके डर से कम बंगाल में जाति गणना करवा दो। बहन ममता दीदी ने ऑफिशियली उसको अपोज किया, ओबीसी कास्ट सेंसस को। कर्नाटका में DK शिव कुमार ने ऑफिशियली अपोज किया है कि हम सर्वे नतीजे नहीं लाएंगे। और हिमाचल में काहे नहीं करवा देते? तो आप बंगाल, हिमाचल और कर्नाटका में कब करवाएंगे, इसका जवाब दे दो। हमने तो कभी अपोज नहीं किया, पर आप बताइए कि ममता दीदी ने अपोज किया है, कर्नाटका ने अपोज किया है। अरे अपने सवाल का जवाब तो दो, टैब दिखाने से काम नहीं चलेगा। मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दो। आपने क्या किया? आपने आरजेडी की बुराई गिनाई, आपने आम आदमी पार्टी की बात बताई, आपने अधीर रंजन जी की बात बताई, आपने अपने बारे में बताया। लेकिन जनता ने इसके लिए तो आपको नहीं चुना था ना, जनता ने तो आपको इसलिए चुना था कि आपने देश को क्या किया इसके बारे में बताइए। पूरा कर लें उसके बाद। पूरा कीजिए अब जल्दी से शहजाद जी। हाँ अंजना जी, इन्होंने कहा कि आपने क्या किया ये बता दीजिए। हाँ। अंजना जी, मैं आपको हमने अभी तक क्या किया तो बता ही दिया था, आगे क्या करना है वो भी बताते हैं। हम इस देश का अगला प्रधानमंत्री एक ओबीसी को बनाने वाले हैं। अब बता दीजिए कि आप कब बनाने वाले हैं? अभी नहीं है क्या आपका कैंडिडेट ओबीसी? अभी नहीं है क्या? सुनिए ना, अभी है। अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूं, आपकी बुद्धि। अंजना जी, ऐसे डिबेट कैसे हो सकती है अगर हर वाक्य में? अंजना जी, जरा कॉमन सेंस इनमें हो तो इनको मेरे तर्कों में जो तंज है वो समझ में आएगा। अच्छा। मैं वही कह रहा हूं, मैंने शुरुआत इसी बात से की कि पहला प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज से आकर टेन्योर कंप्लीट किया वो हमने दिया, और आगे वाले टेन्योर में भी हम ही ओबीसी समाज से दे रहे हैं। आपका कौन? एक 10 सेकंड और, आपका कैंडिडेट कौन है? और एक 10 सेकंड और, 10 सेकंड और अंजना जी, 10 सेकंड, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब हो। 10 सेकंड और। इन्होंने कहा, आपने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, इनसे पूछिए कि इनके एक नेता ने, DK सुरेश ने आज बोला है कि साउथ इंडिया को सेपरेट हो जाना चाहिए। एक ने बिहारियों के DNA पे सवाल खड़े कर दिए थे, रेवंत रेड्डी ने। एक ने कहा कि टॉयलेट साफ करने वाले होते नॉर्थ इंडियंस, ये पवन मुडी जैसे, और एलन गोवन और मारन ने। इसके ऊपर अनुराग भदौरिया का और अतुल जी का क्या स्टैंड है, जरा ये बताइए। और मेरे पुराने वीडियो जितने बताइए, उसको ट्वीट कर दीजिए IT सेल के द्वारा। मैं तो कह रहा हूं ना कि आपके पास कोई काम नहीं बचा, हम हमें काम गिनवाते हैं, आप ये इस प्रकार से जो बातें वो गिनवाते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो मैं भी सुना देता हूं, क्योंकि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो सुन लीजिए ये वीडियो। आप भी सुन लीजिए। नहीं, ये भी सुन लीजिए ये वीडियो। नहीं, आपको पसंद है मेरा टाइप तो सुन लीजिए। सुन लीजिए। आपने जहां से शुरू किया था, सुनिए, आपने जहां से शुरू किया था, तो देख लिया सबने। इसने ये कहा, हो गया, देख लिया सबने।
अतुल जी दिखा रहे हैं। अनुराग जी, आपका तो 2014 से लोगों ने खत्म किया हुआ है। 14, 17, 19, 22, 23। आपको तो लखनऊ मेट्रो में घुसने नहीं देते। सुनिए ना, आप दुनियादारी की बहुत बात करते हैं शहजाद जी, आप दूसरों को बहुत कोसते हैं, दूसरे ने उसने ये किया था, उसने वो कहा था। मेरे पास तो मोदी जी के बारे में आपने क्या कहा था ये मालूम है, ये देखिए आपने राम मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप लोग ये व्यक्तिगत कर दीजिए। मतलब मुद्दा कोई ये प्रवक्ता नहीं वीडियो है, डॉक्टर है, मैंने इसके ऊपर केस किया हुआ है। मैंने इस केस किया हुआ है, इस पे मैंने केस किया हुआ है। अंजना, दिस इज अ डॉक्टर वीडियो ऑफ माइन। मैं कह रहा हूँ ये डॉक्टर है, आप बता दीजिए। मुद्दा एक प्रवक्ता का स्टैंड नहीं है। ठीक है, प्लीज सबका ऑडियो डाउन कीजिए। शाउटिंग मैच मुझे करना नहीं है सर, प्लीज। मुद्दा एक प्रवक्ता नहीं है, क्योंकि ऐसा दिखा लेंगे तो फिर सबकी कुछ ना कुछ कहानी निकल जाएगी। टॉपिक पे आइए सर। हाँ, नीतीश का मिलना कितना बड़ा झटका है गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। क्योंकि जब भी देखिए अंजना जी, जब भी बात आती है तो पूरा नहीं इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा कर बात को घुमाया जाता है। बात आती है एक पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की। अंजना जी, क्या प्रोग्राम है इनके पास? ये कहते हैं 205 लाख करोड़ का कर्जा, 70 साल में 55 लाख करोड़, और इनके 9.5 साल में 150 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है। जो ये कह रहे हैं कि इतना हमारा ग्रोथ रेट इतना है। सुब्रमण्यम स्वामी तो इनके खुद के सांसद है, वो कहते हैं कि 4% के ऊपर ग्रोथ रेट नहीं है। अभी उन्होंने ट्वीट किया है कि किसी ने उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से फोन किया और ये कहा कि इस बजट के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा इस देश का प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री वक्त बहुत खत्म हो रहा है, मुझे दो लाइन की इजाजत अब है। जल्दी से, ठीक है सर, जल्दी से दो लाइन। सत्यप्रकाश जी आपके साथ करते हुए, जातीय जनगणना कांग्रेस पार्टी को दिवा स्वप्न की तरह जब नीतीश कुमार जी ने उसका सर्वे कराया तब वो झुंझुना उनको दिखाई पड़ता है। चलिए ठीक है, नवल जी। देखिए, कांग्रेस तो फिर भी परिवर्तन आया। बीजेपी का स्टैंड मंडल कमीशन के जो था कि कमंडल लेकर चला, वही आज भी है अगर देश स्तर पर देखा जाए तो। इसलिए मतलब दोनों पलटे हैं, आप कह रहे हैं दोनों पलटे हैं। हाँ, ठीक है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बजट पेश किया, महिलाओं किसान के लिए कर देते सम्मान, यदि 6,000 से 12,000 कर देते तो महिलाओं को तो सम्मान करते कम से कम। चलिए संजय जी। मुझे लगता है नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन को छोड़ एनडीए में जाना इंडिया के लिए बड़ा झटका है और एनडीए के लिए बड़ा मुनाफा दिखाई पड़ रहा है। शशि जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया गठबंधन के लिए झटका है और आने वाले दिनों में इंडिया को और भी झटके लग सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। किस तरह है? जल्दी से राज्य बताइए। बंगाल में तो खैर ममता दी ने साफ कर ही दिया है अपने कुनबे को। बहुत लंबी बहस है, फिर जुड़ेंगे आपके साथ अतुल जी, लेकिन फिलहाल पीएससी में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।